बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां पर 36 दिनों से चल रहा सीजेपी का आंदोलन अब खत्म हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद सरकार और सीजेपी के डेलीगेशन की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हुई। तीसरे दौर की बातचीत के बाद सीजेपी की मांगे सरकार ने मान ली। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है। मांगे पूरी होते ही सीजेपी ने अपना आंदोलन खत्म कर लिया। The Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। सीजेपी के आंदोलन खत्म करने के ऐलान से पहले जेपी नड्डा ने बताया कि छात्रों की सभी मांगों को मान लिया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। सीजेपी और सरकार के बीच सहमति बनने को सोनम वांगचुक ने युवाओं की जीत बताया। जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले। 36 दिन पहले जंतर मंतर से उठी युवाओं की आवाज आखिरकार नतीजे में बदल। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीजेपी ने आंदोलन वापस ले लिया है। जंतर मंतर से अब प्रदर्शनकारी लौट रहे हैं। सरकार से सहमति के बाद आंदोलन खत्म कर दिया गया है। सीजेपी ने छात्रों को लौटने को कहा है। जंतर मंतर पर सीजेपी का अब ये आंदोलन खत्म हो गया है और जश्न की तस्वीरें इस वक्त जंतर मंतर से सामने आ रही है, जहां पर आप देख रहे हैं आतिशबाजी की जा रही है। जाने से पहले वहां पर इन पलों को कैद कर लेना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो जनरेशन है ये स्क्रीन पर ज्यादा बोलती है और वहीं से ये वायरल भी होती है। आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 36 दिनों से सीजेपी जंतर मंतर इस्तीफे समेत दूसरी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। इसे लेकर 2 बार सरकार की सीजेपी से मुलाकात भी हो चुकी थी और आज तीसरे दौर की बातचीत होने वाली थी। लेकिन बातचीत से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आ गई। प्रधान ने इस्तीफा पीएम मोदी को भेजकर खुद के इस्तीफा देने का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिनों से वो दुखी थे, छात्रों को भ्रम के कुचक्र से बचाने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये जिक्र किया कि जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ लोगों ने छात्रों को गुमराह किया। राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि प्राथमिकता मानकर वो इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा होते ही सीजेपी समर्थकों ने जंतर मंतर पर जमकर जश्न मनाया और इसे लोकतंत्र की जीत बताया। रिजाइन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना प्रोफाइल भी चेंज कर लिया है और अब नए शिक्षा मंत्री के नाम को लेकर कयास का दौर शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने और प्रदर्शनकारियों की तरफ से इस फैसले का स्वागत किए जाने के बावजूद इस इस्तीफे पर भी जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है
जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। उन्होंने अपने मन से जो है ये फैसला लिया, लेकिन जो भी फैसला लिया ये भारत के इतिहास का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इस तरह के जो भी जन आंदोलन होते हैं उसमें मेरा सभी अभिभावकों से करबद्ध प्रार्थना हो कि आप अपने बच्चे को आंदोलन में मत झोंकिए। लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं थी, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं है, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं रहेगी। ये लड़ाई सिस्टम से थी, है और रहेगी। उस सिस्टम से जिस सिस्टम ने 21 जानों को लील लिया, a system which forced 21 people to commit suicide in few months. धर्मेंद्र प्रधान जी जब से शिक्षा मंत्री बने थे तब से शिक्षा को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन आज श्री धर्मेंद्र प्रधान जी विदेशी ताकतों का शिकार हो गए, ऐसा मैं समझता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भेज नहीं दिया है, देश के बच्चों ने, देश के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया है। भेजना या मोदी जी का इस्तीफा लेना तो उस वक्त कहा जाता जब नीट का पेपर घोटाला हुआ और 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसी वक्त मोदी जी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेते, या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते या भेजते। पहली बार जब छात्र अपनी मांग को लेकर के आए और आने के बाद 1 महीना के अंदर केवल एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ बल्कि लीक प्रूफ हुआ और रिजल्ट भी आया, लेकिन कुछ बाहरी ताकत के कारण जो देश में एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की। और इधर प्रधान के इस्तीफे पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी है हक की झूठ के ऊपर, ये नौजवानों की जद्दोजहद की कामयाबी है, ये तानाशाही नहीं चलने का पैगाम है, ये संविधान के दायरे में चलना होगा उसका एक मैसेज है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान दिया। ये कामयाबी है हक की झूठ के ऊपर, ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी, लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा। और इधर बिहार में आज छात्रों के बंद के दौरान जमकर बवाल हुआ। शांति के साथ शुरू हुआ ये प्रदर्शन पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ में तब्दील हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए पत्थर फेंकने वालों को हिरासत में लेते हुए एक्शन लिया। क्योंकि कई जगह इस प्रदर्शन के दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे प्रदर्शनकारी भी दिखाई दिए, जो पथराव करते हुए कैमरे में कैद हुए। पटना से लेकर छपरा और बेतिया से लेकर औरंगाबाद तक जमकर बवाल हुआ। पटना में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसमें पथराव के साथ ही पुलिस की गाड़ी पलटकर तोड़फोड़ की गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। तस्वीरें बता रही है कि प्रदर्शन के दौरान हालात क्या थे। देखिए कैसे मुंह पर कपड़ा बांधे ये प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर औरंगाबाद से आई, जहां सड़कों पर बिखरे पत्थर बता रहे हैं कि कैसे प्रदर्शन की आड़ में पथराव किया गया है, जिन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े और भीड़ को तितर-बितर किया गया। सिवान में प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पत्थरबाजी कर रहे बवालियों को खदेड़ने के लिए फायरिंग और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इधर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद अपने अनशन को खत्म कर दिया और सरकार ने भी उनकी मांगे मान ली। लेकिन कांग्रेस ने वांगचुक के अनशन तोड़ने पर सवाल उठाते हुए उनकी तुलना अन्ना हजारे से कर दी और आरोप लगाया कि उनकी सरकार से कोई डील हुई है।
जिस पर अब सोनम वांगचुक ने जबरदस्त पलटवार किया है। सोनम ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा, सरकार छात्रों की मांग मान रही है तो दूसरों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था। अगर सौदा करना होता, डील करना होता तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है। एक और जहां पेपर लीक को लेकर और नकल के खिलाफ युवाओं में गुस्सा है, आक्रोश है। केंद्र सरकार पेपर लीक को लेकर सख्त फैसले ले रही है, तो इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नकल माफियाओं को सख्त चेतावनी दे दी है और कहा कि नकल माफिया जो भी हैं उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है, मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग शहरों में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच ये पहला मौका है जब योगी आदित्यनाथ ने आंदोलन को लेकर बयान दिया और सीधे नकल माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही। यही नहीं, योगी ने नकल माफिया को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है, इन्होंने पाला हुआ था इन्हें। इसी के साथ योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देगी। सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए अब मोदी सरकार युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक खास प्लान पर काम कर रही है। सरकार ने युवाओं के लिए स्पेशल आईएएस प्लान तैयार किया है। इस प्लान का एक ही मकसद है, सरकार के प्रति युवाओं की जो नाराजगी है उसे दूर किया जा सके, जिसके लिए आईएएस प्लान पर काम किया जा रहा है। तो क्या है सरकार का ये खास प्लान? आईएएस प्लान में आई का मतलब है इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं तक सीधे पहुंचना। खुद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर आकर युवाओं तक बात पहुंचा रहे हैं। साथ ही मंत्रियों को भी इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं से कनेक्ट करने को कहा है। आईएएस प्लान में ए का मतलब है पेपर लीक के खिलाफ सरकार का एक्शन। एनटीए के 47 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया, कुछ पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी है और एजेंसी के पूरे ढांचे में बदलाव किया जा रहा है। आईएएस प्लान में एस का मतलब है छात्रों से संवाद, यानी युवाओं की बातों को सुना जाए, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाए। आरएसएस प्रमुख भी इस पर जोर दे चुके हैं। एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि युवाओं के लिए सरकार का ये आईएएस प्लान कितना काम करेगा। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं और इसके लिए वो लगातार रैलीज कर रहे हैं ताकि चुनाव में उनकी पार्टी अपना खाता खोल सके। और इसीलिए ओवैसी ने मुरादाबाद को चुना, जहां से भाईजान उत्तर प्रदेश में जीत वाला प्लान बना रहे हैं। लेकिन ये प्लान लीक हो गया क्योंकि अभी तक किसी ने एआईएमआईएम से गठबंधन के लिए हाथ नहीं बढ़ाया और इसीलिए अब वो मुसलमानों का मसीहा बनकर उन्हें अपने पक्ष में करने की जुगत में लगे हैं ताकि विपक्ष पर गठबंधन के लिए दबाव बनाया जा सके, क्योंकि गठबंधन न होने पर नुकसान सपा और कांग्रेस को ही होगा। और इसीलिए जून में ओवैसी बहराइच और बिजनौर में सभा करे, तो वहीं जुलाई में सहारनपुर के बाद अब उन्होंने मुरादाबाद को चुना, क्योंकि सभी मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं और मुरादाबाद से रामपुर की दूरी तकरीबन 28 किलोमीटर है। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को हवा देकर आजम खान और मुसलमानों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। ये किसी के बदुआ मजदूर ने, आज लोगों के पास ऑप्शन है, दलित और मुसलमानों के पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से। खुद को मुसलमानों का पैरोकार बताने वाले ओवैसी का प्लान कितना फायदेमंद साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एमआईएम पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है और इसी को लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर मुरादाबाद में बड़ी रैली करने वाले हैं, जहां ओवैसी संभल दंगा के आरोपी और विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पार्टी में शामिल करेंगे और 2027 में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, यानी कि संभल दंगे का आरोपी अगले साल होने वाले चुनाव में ओवैसी का सिपाही बनकर सियासत में कदम रखने वाला है। बता दें, सदर जफर अली संभल हिंसा के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। सदर जफर अली 4 महीने जेल रह चुके हैं और फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत पर चल रही हैं। 1 अगस्त 2025 को जेल से रिहा होने के बाद जिस तरीके से जफर अली संभल पहुंचे थे, उसी से संकेत मिल गए थे कि अब वो सियासी पारी खेलने वाले हैं। और इसी मौके को भुनाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सदर जफर अली पर दांव खेलने की तैयारी की है, जो मुस्लिम वोट बैंक के सहारे यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। और आज मुरादाबाद में होने वाली रैली में इस पर मोहर भी लग जाएगी, जहां सदर जफर अली एआईएमआईएम में शामिल होंगे और ऐसी संभावना है कि ओवैसी मन से ही सदर जफर अली को संभल विधानसभा सीट से टिकट देने का ऐलान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है और उसी तरह मध्य प्रदेश में भी अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस के तहत काम हो रहा है और मोहन फोर्स ने गुंडों के लिए जुलूस मॉडल निकाला है।
इसी के तहत विदिशा में दबंगों को सड़क पर घुमाया गया तो जबलपुर में जुआ खेलने वाले आरोपियों की परेड निकाली गई और संदेश दे दिया कि प्रदेश का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसका हश्र इन दबंगों जैसा होगा और फिर ये सड़क पर माफी मांगते नजर आएंगे। दरअसल आरोपियों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई थी और अब दोनों दबंगों को गिरफ्तार कर परेड वाला इलाज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी 10 जुआरियों की परेड निकाली गई। आरोपियों के पास से 40,000 से ज्यादा कैश मिला है। पुलिस को लगातार जुआ खेलने की सूचना मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा और आरोपियों का जुलूस निकालकर कानून का पाठ पढ़ाया गया। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां एक गांव में धर्मांतरण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और छांगुर गैंग की तरह दबाव बनाकर धर्मांतरण करवाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। इस दौरान पुलिस ने पादरी और 4 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो तमिलनाडु से लखनऊ आकर लोगों को पैसे और जॉब का लालच देकर उनका धर्मांतरण करा रहे थे और विरोध करने वालों को धमकियां भी दे रहे थे। बताया जा रहा है कि गिरोह के लोग गांव-गांव घूमकर रेकी करते थे, फिर सिलेक्टेड लोगों के घर जाकर बैठते और उन्हें धर्मांतरण के लिए तैयार करते थे। इस दौरान उन्हें ईसाई धर्म के बारे में बताने के साथ साथ लोगों को पैसे और नौकरी का लालच देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और गिरोह के सरगना डैनियल को धर दबोचा। एक कॉलर के द्वारा सूचना दिया गया है कि लगभग 7 लोग एक बोलेरो गाड़ी में आके धमकाते हुए और तरह तरह की लालच देते हुए ईसाई की धर्म परिवर्तन करने के लिए कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि छांगुर गैंग की तरह तमिलनाडु से आया डैनियल अपनी पत्नी के साथ और लोगों के साथ मिलकर धर्मांतरण करा रहा था, जिसकी फंडिंग कन्याकुमारी से हो रही थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों के पास मिले सबूत और पूछताछ के आधार पर धर्मांतरण के नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। और इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और आज इसी इस्तीफे के बाद फिर सीजेपी और सरकार के बीच वो बातचीत होती है और फिर उसके बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाती है और फिर उसके बाद सीजेपी द्वारा ये ऐलान किया जाता है कि वो विड्रॉ कर रहे हैं अपने तमाम जो भी बातें हैं और जो भी ये आंदोलन जिसको लेकर ये किया गया था, क्योंकि उसका मकसद अब पूरा हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने इस बैठक, जो आज तीसरे दौर की बैठक सीजेपी और सरकार के बीच होनी थी, उससे पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया और एक लंबा चौड़ा जो पोस्ट है वो शेयर। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिव भक्तों के इस त्योहार में किसी तरह की कोई दिक्कत या अड़चन न आए, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की है। शिव भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। कांवड़ यात्रा की रिव्यू मीटिंग में सीएम योगी ने अधिकारियों को पंच निर्देश जारी किए हैं। पहला संदेश, शिव भक्तों की आस्था खंडित न हो, उसके लिए सभी दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी है। दूसरा, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाए, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तीसरा निर्देश ओवर रेटिंग को लेकर है, श्रद्धालुओं को वाजिब दामों में सामान दिया जाए। चौथा निर्देश है कि प्रमुख घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाए। वहीं 5वें निर्देश में फेक न्यूज फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। ये मर्यादा है हमारे पर्व और त्योहारों की, और पर्व और त्योहारों की इस मर्यादा को ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करेंगे तो आने वाले समय में ये परंपराएं और अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगी। सीएम योगी ने कड़ा आदेश दे दिया है कि अधिकारी नियमित निरीक्षण करे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से पहले योगी सरकार यात्रा मार्ग को पूरी तरह से पवित्र करने में जुटी हुई है। चाहे वो नॉन-वेज बेचने वाले जो दुकान है उन पर बैन हो या फिर यात्रा मार्ग में पड़ने वाले अतिक्रमण। अब उन्नाव और रायबरेली में सड़कों पर पीला पंजा चला है। जहां योगी फोर्स के बाहुबली ने सड़क के किनारे अतिक्रमण किए मकानों और दुकानों पर बड़ा एक्शन लिया। उन्नाव में कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की तो लोग खुद ही अपने सामान हटाने लगे। नगर पालिका और पुलिस बल की मौजूदगी में फुटपाथ और नालियों से अस्थायी अवैध कब्जों को जेसीबी बारी बारी से तोड़ता रहा। बांस, बल्ली हो या पोस्टर या फिर अवैध तरीके से लगाए गए दुकान या फिर अस्थायी निर्माण, सब पर एक्शन हो रहा था। रायबरेली में भी कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले मीट और मुर्गा की दुकानों को हटाया गया और उन्हें यात्रा मार्ग में दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी गई।
इसके साथ ही फुटपाथ और नालियों पर मौजूद दुकानों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था और उत्साह का त्योहार नहीं है, ये इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला पर्व भी है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के 15 दिन में करीब 5,000 करोड़ का कारोबार भी होता है। हर साल कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस त्योहार में एक कांवड़िया 1,000 से 1,500 रुपए खर्च करता है। कांवड़ खरीदने में, सजाने में एक कांवड़िया 300 से 500 रुपए खर्च करता है। भगवा वस्त्र पर 300 से 500 रुपए खर्च होते हैं, जबकि खाने में 300 से 400 रुपए का खर्च तो आता ही है। प्रसाद भी वो लेता है। प्रसाद में 100 से 200 रुपए का खर्च करता है एक कांवड़िया। मतलब कुल मिलाकर हर साल 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसके अलावा शनिवार की रात उत्तर प्रदेश के गौ तस्करों के लिए पुलिस काल बनकर आई। मेरठ से लेकर गोंडा तक पुलिस के इस एक्शन से न सिर्फ गौकश बल्कि कई दूसरे अपराधी भी दहशत में आ गए। पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रहे अपराधियों पर खाकी वाला फंदा ऐसा कसा कि वो लंगड़ाते हुए दिखाई देने लगे। योगी फोर्स का पहला शिकार जहां मेरठ के गोकश हुए, तो मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, गोंडा और जालौन में भी पुलिस ने अपराधियों को शनिवार की रात पीतल वाला ट्रीटमेंट कर शनि दोष से मुक्त कर दिया। मेरठ में देर रात गोकशी का प्रयास कर रहे एक गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मौके से 2 जीवित गाय भी बरामद हुई है। यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? और जान रहे हो तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो। पर अकरम और शहदाब नाम के ये दोनों तस्कर ये बात नहीं समझे, तो पुलिस ने उन्हें अपने तरीके से समझा दिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ में ATM कार्ड से ठगी करने वाले ठगों पर शिकंजा कसा। एक बदमाश लंगड़ा हुआ तो बाकी के 2 गिरफ्तार हो गए। फिरोजाबाद में पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ में एक वांछित बदमाश के पैर में गोली लगी। गोंडा में फरार चल रहे चेन स्नैचर आरोपी राजा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो जालौन में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश दबोचे गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जिस बिल्डिंग में 8 से 15 लोगों की जान गई थी, उस अवैध बिल्डिंग पर अब योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जांच के बाद बिल्डिंग के अवैध हिस्से को गिराने के लिए 15 दिनों का नोटिस जारी किया था। जैसे ही प्रशासन का अल्टीमेटम खत्म हुआ, टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। कार्रवाई से पहले बिल्डिंग को गिराने वाले श्रमिकों को बाहर निकलने के लिए कहा। बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। जितने लेबर पार्टी है कृपया बाहर निकल जाए। और इसके बाद बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया। तस्वीरों में देखिए, बिल्डिंग जो पूरी तरह से जली हुई थी, उसका अवैध हिस्सा बिल्डिंग मालिक को गिराना था, लेकिन शुक्रवार को मियाद पूरी हो गई और मियाद खत्म होते ही प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया। एक तरफ कार्रवाई चलती रही, दूसरी तरफ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। अलीगंज समेत आसपास के 3 थानों की फोर्स और LD के 100 से ज्यादा जवान तैनात किए गए ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले। बता दें, अलीगंज में 22 जून को 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग में आग से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और फिर निकाह तक पहुंचे एक रिश्ते के हत्याकांड तक पहुंचने के मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब जानकारी सामने आई है कि प्रेमिका ने जो थार प्रेमी को गिफ्ट की थी, उसी में उसकी हत्या भी की गई थी। घर वालों की मर्जी के बिना अजमेर में शादी करने वाली आदिला और गुलफाम की प्रेम कहानी का ऐसा अंजाम हुआ कि मामले का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक पढ़ाई और कारोबार के सिलसिले में आदिला का नोएडा आना जाना रहता था। इसी दौरान दोनों नोएडा में किराए के फ्लैट में साथ रहने लगे थे। पता तो ये भी चला है कि आदिला आर्थिक रूप से भी गुलफाम की मदद करती थी और गुलफाम को थार भी गिफ्ट की थी। दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन किसी बात पर तकरार होने के बाद उसी थार में गोली मारकर आदिला को मौत के घाट उतार दिया गया और लाश को नहर में फेंक दिया। एक गुलफाम और कुर्बान नामक 2 भाई हैं। उनके ऊपर उन्होंने अपहरण की आशंका जताई कि उन्होंने अपहरण किया था। उसके बाद इस एंगल से हम लोगों ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। क्योंकि घटना वाले दिन के बाद से आदिला के घर नहीं लौटने और उसके कमरे में मिले शादी के जोड़े और दूसरे दस्तावेजों ने मामले का खुलासा कर दिया। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।